भाग एक में अब तक आपने देखा कि अपनी माँ की मौत के बाद आदित्य ज़्यादातर घर से बाहर रहता था और रात को भी घर पर देर से आता था। वह अपने दोस्त के घर जाकर पढ़ाई करता था क्योंकि घर में अपनी माँ के बिना उसका बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। आदित्य उस रात भी देर से घर आया था, इसीलिए बेड पर गिरते ही सो गया। लेकिन कुछ देर बाद उसके कमरे का दरवाज़ा बजा और उसको पिता की आवाज़ सुनाई दी। वह उसे किसी से मिलवाना चाहते थे। आदित्य ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो हैरत के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके पिता के साथ सजी लड़की लाल जोड़े में खड़ी हुई थी। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। यह सब देखकर आदित्य को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी तो उसकी माँ को गुजरे 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, वह भी एक कम उम्र की लड़की से। उसके बाद आदित्य ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। उसका दिमाग उलटकर रह गया था। आदित्य के गुस्सा करने या कुछ भी सोचने से क्या हो सकता था। उसके पिता को जो करना था वह कर चुके थे। आदित्य की माँ मीना देवी एक बहुत सीधी-सादी औरत थी। वह हमेशा अपने पति की सभी इच्छाओं का ख़्याल रखती आई थी और एक मशीन की तरह उनके आगे-पीछे घूमती रहती थी। इसके बदले में आदित्य के पिता राजेश ने कभी भी अपनी पत्नी से प्यार के 2 बोल भी नहीं बोले थे। राजेश सेठ के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए वह पत्नी को हज़ारों रुपए तो देते थे, लेकिन कभी अपनी पत्नी के सुख-दुख का कोई ख़्याल नहीं किया। यही सब देखकर आदित्य बड़ा हुआ। जब वह 10वीं क्लास में था, वह मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। उसकी माँ की इच्छा थी कि वह डॉक्टर बने। उसने जैसे ही मेडिकल में एडमिशन लिया, तभी उसकी माँ को कैंसर हो गया और इस कठिन समय में भी आदित्य ही अपनी माँ का ख़्याल रखता था। राजेश को उसकी बीमारी या दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं था। आदित्य मेडिकल में एडमिशन ले चुका था, लेकिन तभी उसकी माँ की कैंसर की बीमारी से जूझते हुए मौत हो गई। इस सब ने आदित्य को हिलाकर रख दिया था। उसे हर तरफ घर में अपनी माँ की याद आती थी, इसीलिए वह ज़्यादा समय अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करने में गुजारने लगा। इसी तरह एक रात जब वह देर से घर जाकर सो गया, तब उसके पिता दूसरी शादी करके आए थे, जो कि आदित्य के सहन करने से बाहर था। इसीलिए आदित्य ने हॉस्टल में एडमिशन ले लिया। वह उस औरत से नफरत करता था जो उसकी माँ की जगह पर आई थी। अब आगे। राजेश पत्नी को लेकर कभी भी अस्पताल नहीं गए थे, ना ही उन्हें ये पता था कि कौन सी दवा मीना को कब देनी है। यह सब कुछ आदित्य देखता था। वह उस समय एंट्री एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा था और अपनी माँ के साथ ज़िंदगी और मौत की जंग भी लड़ रहा था। लेकिन उसे दोनों ही मैदान में हारना नहीं था। अपनी माँ की सेवा भी करनी थी और एंट्री टेस्ट भी पास करना था। आदित्य अपनी माँ के कमरे में रात-रात भर बैठकर पढ़ाई करता रहता था कि उसका ख़्याल भी रख सके और अपने टेस्ट की तैयारी भी कर सके। हालाँकि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाना उसके पिता के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था, लेकिन आदित्य नहीं चाहता था कि उसके पिता इस मामले में उस पर एक एहसान करें। अपनी माँ की दुआओं से आदित्य का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। वह खुश था कि मैं अपनी मेहनत से एडमिशन लिया है। फिर इसी तरह समय गुजरने लगा। जब वह मेडिकल के दूसरे साल में था, तब उसकी माँ अपनी बीमारी की जंग लड़ते-लड़ते हार गई और उनका इस तरह चले जाना आदित्य की दुनिया को वीरान कर गया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे अब उसके जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा। घर उसे काटने को दौड़ता था। हर तरफ उसकी माँ की यादें बिखरी पड़ी थी। वह इतना ज़्यादा अपसेट हो गया था कि अपनी माँ की मौत के कुछ दिन बाद ही उसने एक दोस्त के पास चला गया, क्योंकि उसका घर में दिल ही नहीं लगता था। पिता ने 2-4 दिन दुख के लिए आने वालों की खातिर शोक का ढोंग किया। उसके बाद पहले की तरह ही अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए। वह हफ्ता डेढ़ हफ्ता घर से बाहर रहने के बाद घर लौटा था, लेकिन अब ना तो उसे घर अच्छा लगता था और ना ही दुनिया की कोई भी चीज़ उसके दिल को सुकून देती थी। इसीलिए कॉलेज ख़त्म होने के बाद किसी न किसी दोस्त की तरफ चला जाना, वहीं बैठकर पढ़ता था और फिर रात को देर से घर लौटता था। वह रात भी ऐसी ही थी, लेकिन उस एक रात में उसकी ज़िंदगी की सारी फ़िल्म दोबारा से उसकी आँखों के सामने चला दी, जब उसके पिता शादी करके उस लड़की को घर में लाए थे। आदित्य को उस औरत से नफ़रत होने लगी थी, जो उसके पिता की पत्नी बनकर उसकी माँ की जगह पर आ गई थी।
वह नहीं जानता था कि वह लड़की कौन है और पिता की ज़िंदगी में कैसे आई, लेकिन वह ये ज़रूर जान गया था कि उसके पिता के सीने में दिल की जगह कोई पत्थर था, जिसे किसी की तकलीफ़ का कोई एहसास नहीं होता था। इसीलिए आदित्य ने भी अपने दिल पर पत्थर रख लिया। उसे अपनी माँ के वह शब्द याद आते थे, जो वह अपनी बीमारी की हालत में अपने बेटे से कहा करती थी। वह कहती थी कि बेटा, तुम ज़रूर डॉक्टर बन जाना, ताकि मेरे जैसे मरीज़ों का इलाज कर सको। बस यही शब्द थे जो आदित्य को जीने का हौसला और मकसद समझाते थे। आदित्य ने अपने पिता की इन हरकतों पर जलना और कूदना छोड़ दिया, लेकिन साथ ही उसे घर में भी जाने का फैसला कर लिया, जहाँ पर उसे उसकी माँ की जगह वह औरत नज़र आती थी। वह 5 दिन उसकी मौजूदगी में वहाँ पर रहा। उसी समय उसने एक हॉस्टल में कमरा लिया और फिर पिता को बताकर घर से चला गया। आदित्य ने अपने पिता से यही कहा था कि हॉस्टल में रहकर ठीक तरीके से पढ़ सकता हूँ, और उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी। वह हर महीने वैसे भी उसके अकाउंट में एक मोटी रकम जमा करवा देते थे, जो उसकी पढ़ाई और खर्च के अलावा उसके ज़ाती खर्चों के लिए भी काफ़ी थी। वह हॉस्टल तो चला गया था, लेकिन घर में अपनी माँ की जगह घूमती फिरती उस औरत को नहीं भूल पा रहा था। वह तकरीबन 35 साल की होगी, बिल्कुल सादा से हुलिये में रहती थी और घर के काम भी उसने माँ की तरह करने शुरू कर दिए थे। लेकिन जिस दिन आदित्य ने घर छोड़ा था, उस दिन पिता ने घर में नौकरानी का भी इंतज़ाम कर दिया, और यह बात किसी तीर की तरह आदित्य के सीने में चुभी थी, क्योंकि उन्होंने कभी मीना को कोई सुख नहीं दिया था और अब अपनी जवान बीवी के लिए नौकरानी का इंतज़ाम भी कर दिया था। हॉस्टल में रहते हुए हर हफ्ते आदित्य घर का एक चक्कर ज़रूर लगाता था, ताकि देख सके कि मेरे घर में मेरी माँ के ना होने पर क्या कुछ हो रहा है। जब भी आदित्य अपने घर जाता, तो वह औरत उसके आगे पीछे फिरने की कोशिश करती, उसके लिए खाना भी बनाती और उससे बात करने की भी कोशिश करती थी, लेकिन आदित्य उसे नज़रअंदाज कर देता था। आदित्य को उस औरत से बहुत चिढ़ थी। एक दिन जब आदित्य अपने घर गया, तो उसके पिता के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। आदित्य को ऐसा लगा जैसे वह औरत अलमारी से कोई चीज़ निकाल रही है। उसने आदित्य को बाहर खड़े देखा तो चौंक कर अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद भी 2-3 बार उसे ऐसा लगा जैसे वह पिता की गैर मौजूदगी में कहीं जाती है। क्योंकि आदित्य किसी न किसी काम से घर जाता रहता था, इसीलिए उसने एक बार नौकरानी से पूछा, तो उसने बताया कि हाँ, मैडम रोज़ाना 2 घंटे के लिए कहीं जाती हैं। यह सुनकर आदित्य को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन वह यह सोच रहा था कि क्या मेरे पिता को इस बारे में पता है। आदित्य के लिए ये थोड़ा दिलचस्पी वाला मामला बन गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह औरत उसके पिता को धोखा दे रही है और आदित्य उसका पर्दाफाश करना चाहता था। इसीलिए आदित्य ने कुछ दिन हॉस्टल से छुट्टी ली और घर चला गया, क्योंकि वह अपने घर से कॉलेज बड़े आराम से जा सकता था, इसीलिए उसकी पढ़ाई का भी कोई नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन घर पर रहते हुए आदित्य ने अपना बर्ताव उस औरत के साथ अब बिल्कुल नॉर्मल कर रखा था, कि उस औरत को भी शक न हो और पिता को भी अजीब ना लगे। वह रात का खाना भी उन दोनों के साथ खाने की टेबल पर ही खाता, और आदित्य को हैरत होती थी कि वह रोज़ाना कोई न कोई आदित्य की पसंद का खाना बनाती थी। पता नहीं उसे ये सब उसके पिता ही बताते थे या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, लेकिन आदित्य को ऐसा लगता था कि वह औरत उसका ख्याल रखती है, क्योंकि आदित्य रात को ज़रूर जगता था। पढ़ाई के लिए उसे देर तक जागने की आदत भी थी, तो वह ज़रूर उसको चाय बनाकर दे जाती। तब आदित्य को बड़ी हैरानी होती थी, लेकिन वह अपने दिल में उसके लिए कोई नरम भावना पैदा नहीं करना चाहता था। इसीलिए आदित्य ने ना तो कभी उसकी किसी अच्छाई को कबूल किया और ना ही उसके बात करने की कोशिश की। फिर वह दिन आ गया जिसका आदित्य को इंतज़ार था। उस दिन छुट्टी थी और आदित्य घर में ही था। पहले वह किचन में काम कर रही थी, उसके बाद अपने कमरे में गई और फिर थोड़ी देर में अपना पर्स उठाकर चादर ओढ़कर वह दरवाजे की तरफ जाती हुई नजर आई, तो आदित्य भी तुरंत उसके पीछे पीछे घर से निकल गया। रोड से जाकर उसने रिक्शा लिया, उसमें बैठकर चली गई। आदित्य ने भी रिक्शा लिया और उसका पीछा करने लगा, क्योंकि आदित्य नहीं चाहता था कि बाइक पर वह उसको देख ले और आदित्य उसका राज जानने से रह जाए। आदित्य तो हर कीमत पर यह जानना चाहता था
कि आखिर वह करती क्या है। काफ़ी देर रिक्शा सड़क पर चलता रहा और फिर एक कच्ची आबादी की गली के कोने पर रुक गया। वह औरत रिक्शा से निकली और इधर-उधर देखती हुई गली के अंदर चली गई। आदित्य भी थोड़ी दूरी पर उसका पीछा कर रहा था। गली के आखिरी घर के दरवाजे पर खड़े होकर उसने दस्तक दी। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुल गया। वह अंदर जाने लगी, लेकिन एकदम से रुक गई और फिर पीछे पलटकर उसने आदित्य को आवाज़ दी और कहा कि यहाँ तक आ ही गए हो, तो अब अंदर भी चलो। यह सुनकर आदित्य अचंभे में आ गया, क्योंकि उसे पता था कि आदित्य उसका पीछा कर रहा है और अब वह आदित्य को अंदर चलने को भी कह रही थी। आदित्य कुछ शर्मिंदा सा हो गया और खामोशी से कदम उठाता हुआ उस घर में अंदर चला गया, जिसके दरो दीवार वहाँ के मकान की गरीबी और खस्ताहाली का रोना रो रहे थे। जैसे ही वह दोनों अंदर गए, तो एक अधेड़ उम्र की औरत वहाँ पर थी। वह तभी वहाँ से निकल गई। आदित्य कुछ भी समझ नहीं सका कि वह घर किसका है और वह औरत कौन थी जो बाहर गई थी। वह इधर-उधर देख रहा था। तब उसकी सौतेली माँ ने उसे कमरे में चलने का इशारा किया। आदित्य जैसे ही उसके पीछे कमरे में पहुंचा, तो उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ एक पलंग पर 15-16 साल का एक लड़का लेटा हुआ था, जिसकी टांग पर पट्टी बंधी हुई थी और वह बहुत कमज़ोर लग रहा था। उस औरत को देखते ही उस लड़के ने उठने की कोशिश शुरू कर दी, तो उस औरत ने जाकर फटाफट उसे सहारा दिया और थोड़ा-सा टेक लगाकर उसे बैठा दिया। फिर उसके माथे पर प्यार करके उसका हाल पूछने लगी। वह लड़का ऐसे रो रहा था जैसे छोटा-सा बच्चा अपनी माँ के सीने से लगकर रोता है। यह सब देखकर आदित्य भी बड़ा भावुक हो गया। उसे अपनी माँ की याद आ गई। वह अभी तक कमरे के दरवाजे के पास ही खड़ा था। वह औरत उस लड़के को बहलाने की कोशिश कर रही थी, फिर उसे पानी पिलाकर चुप करवाया। फिर शायद उसे याद आया कि कमरे में आदित्य भी मौजूद है। तब उसने अचानक आदित्य की तरफ देखा और उसे बैठने को कहा और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं जानती थी कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आए हो। मैं जब रिक्शा से उतरी थी, तब मैंने तुम्हें देख लिया था, लेकिन मैं कोई चोर नहीं हूँ या कोई गुनाह नहीं कर रही कि दुनिया से छुपाती फिरूं। तभी आपको यहाँ तक ले आई हूँ। दरअसल ये मेरा बेटा है, जो कि पढ़ाई में बड़ा होशियार बच्चा था और तुम्हारी तरह ही इसे भी डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था। मैं मेहनत मजदूरी करके इसको पाल रही थी और पढ़ा भी रही थी, लेकिन ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए कुछ मेहरबान लोग भी मेरे मददगार थे, जिनमें आपकी माँ भी शामिल थी। आपको नहीं पता, लेकिन मैं अक्सर आपके घर जाती रहती थी, क्योंकि वह मेरी माली तौर पर मदद किया करती थी। मेरे उनसे कोई रिश्ता या संबंध तो नहीं था, लेकिन एक अस्पताल में हम दोनों की मुलाकात हुई थी और फिर उसके बाद अक्सर हमारा मिलना-जुलना होता रहता था। उन्हें पता था कि मैं विधवा औरत हूँ, जिसकी शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी और मैं विधवा की ज़िंदगी के साथ ही अकेले अपने बच्चे को पाल रही हूँ। आपकी माँ से मुझे सारी बातें पता चलती रहती थी, इसीलिए मैं जानती थी कि आपको खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों के घर आती-जाती थी। इसीलिए आपके पिता भी मुझे जानते थे। उन्हें भी पता था कि मैं मैट्रिक के इम्तिहान देने के लिए जाने वाला मेरा बेटा एक बुरे एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। वह पेपर देने के बजाय हॉस्पिटल पहुंच गया और डॉक्टर ने उसकी टांग का ऑपरेशन बताया था। तब आपके पिता ने ही ऑपरेशन के लिए रकम दी और सारे खर्चा भी उठाए थे। लेकिन मेरे बेटे के ऑपरेशन होने से पहले ही आपकी माँ की मौत हो गई और फिर मैं मजबूरी के आलम में ही आपकी सौतेली माँ बनी, क्योंकि आपके पिता ने मुझसे शादी की पेशकश कर दी थी। मुझ पर उनके वैसे भी बड़े एहसान थे और लाख रुपए के कर्ज भी था, तो जो शायद मैं सारी ज़िंदगी नहीं चुका पाती। इसीलिए अपने बेटे का सोचते हुए मैंने ये शादी कर ली और अब सब कुछ आपके सामने है। यह कहकर वह खामोश हो गई, लेकिन आदित्य के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वह चुपचाप बैठा उस लड़के को देख रहा था, जिसने अभी पूरी तरह उड़ना शुरू भी नहीं किया था। उसके दर्द और दुःख का भी एहसास था, लेकिन आदित्य यह भी सोच रहा था कि मैंने एक मजबूर माँ को समझने में कितनी बड़ी गलती कर दी।
उसका तो कोई कसूर नहीं था, बल्कि उसकी मजबूरी का फ़ायदा तो मेरे पिता ने उठाया था, जो हमेशा से दूसरों की बेबसी पर अपनी मर्ज़ी चलाता आया है। आदित्य उस समय तो चुपचाप कुछ कहे बगैर, कोई बात कहे सुने वहाँ से उठकर अपने घर चला गया, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो हुआ है वह सही था या नहीं। लेकिन वह यही सोच रहा था कि जो हो रहा है वह कैसे सही हो सकता है। आदित्य ने एक फ़ैसला लिया, जो शायद उसकी ज़िंदगी का पहला और सबसे बड़ा फ़ैसला था। लेकिन इस बार उसे हर हाल में वही करना था, जो उसने सोच लिया था। इसीलिए उसने अपने पिता को फ़ोन करके घर पर बुलाया और उनसे 2 बात की कि अगर आप एक मजबूर और बेबस औरत की बेबसी का फ़ायदा उठाकर अपने मतलब को सहारे और आश्रय का नाम दे ही चुके हैं, तो फिर आप ठीक तरह से उसका सहारा बनिए। मैं आज ही जाकर उसके बेटे को भी यहाँ लेकर आऊँगा और उसका सारा इलाज भी यहीं पर होगा और आज के बाद वह सारी ज़िंदगी भी इसी घर में गुज़ारेगा। उसके बाद आदित्य ने गाड़ी ली और सीधा वहाँ पहुँच गया। उसके बाद वह दोनों उस लड़के को लेकर घर आ गए। उस दिन जो खुशी उसने उस मजबूर और बेबस माँ के चेहरे पर देखी, तब आदित्य को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ की आत्मा खुश हो गई हो। एक सुकून उसके अंदर उतर गया था। आज आदित्य एक कामयाब डॉक्टर है और एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, जबकि उसका सौतेला भाई भी मेडिकल में पढ़ रहा है। उसका इलाज होने के बाद वह अपने पैरों पर तो खड़ा हो गया था, लेकिन उसकी एक टाँग नकली थी। लेकिन आदित्य खुश है क्योंकि वह किसी का मोहताज नहीं है। इस कहानी का पहला भाग देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो ऐसी ही कहानियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।